आज हम लोग क्लास 7 बिहार बोर्ड का विज्ञान विषय जल और जंगल अध्याय पहला पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होगा। प्रति वर्ष हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के समय में जो जल की स्थिति है वो बच्चों बहुत पहले से कम हो चुकी है। बहुत जगह, बहुत देशों में जल की जो है वो उपलब्धता बहुत कम हो गई है। जल जो है हमें कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे हमें हमेशा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हम इसमें ये पढ़ेंगे बच्चों कि धरती पर यानी पृथ्वी पर कितना जल खारा पानी खारा है और कितना मृदु है। खारा जल का अर्थ होता है बच्चों वह पानी जो नमकीन होता है और समुद्रों में पाया जाता है, जिसे हम पी नहीं सकते, वह खारा जल होता है। और जो पानी पीने लायक होता है वह मृदु जल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे किताब में एक उदाहरण दिया है कि एक बाल्टी पानी है और उसमें 20 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है बच्चों? 20 लीटर पानी है। यह जो 20 लीटर पानी है, इससे हमको यह समझना है कि धरती पृथ्वी पर इतना ही पानी अगर उपलब्ध है तो उसमें से 20 लीटर पानी में से अगर हम किसी ग्लास में या मग में 500 ml पानी निकालते हैं यानी आधा लीटर पानी, तो वह पानी ही आधा लीटर ही हमारा मृदु जल है यानी पीने लायक पानी है। अगर उस 500 मिलीलीटर में से 150 ml यानी कि 150 ml पानी अगर हम निकालते हैं तो वह जल ही हम पी पाते हैं। और इस मृदु जल का जो और पानी है वह हम पी नहीं पाते। क्यों नहीं पी पाते? ये मैं आपको इस से समझाती हूँ। देखिए, जल और जंगल, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर पानी है जो 100% है। कितना है बच्चों? 100% पृथ्वी पर जो पानी है उसमें का 97% पानी खारा पानी है। कितना बच्चों? 100% का 97% जो है वो खारा पानी है। ठीक है, जो समुद्रों में पाया जाता है, जिसको हम नमकीन, जो पानी नमकीन होता है जिसमें नमक होता है, ठीक है, और जो खारा होता है। 97% पानी जो आपका खारा पानी हो गया। 97% में से जो 3% पानी बचा, 97% में से बच्चों जो 3% पानी बचा ना, 100% में से 97% खारा पानी है और 97% 100 में से 3% पानी जो है वो बच्चों क्या है? वह मृदु जल है। वो क्या है? मृदु जल है। ठीक है, 3% पानी जो है वह मृदु जल है। 3% पानी में से भी 2.4% मृदु जल है। ठीक है, मृदु जल है और इधर हम 0.6% जो है मृदु जल है। तो जो 2.4% मृदु जल है बच्चों वह ग्लेशियर, हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की स्थायी बर्फ के रूप में जो आसानी से उपलब्ध है। यानी कि जो 2.4% मृदु जल है बच्चों, जो ग्लेशियर में, हिमनदों में, पहाड़ों पे जो बर्फ के रूप में मौजूद है मृदु जल, जिसे हम पा नहीं सकते, पीने लायक जरूर होता है वो, लेकिन जिसे हम पा नहीं सकते, वह हम पी नहीं सकते, वह हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। और जो 0.6% जो मृदु जल है बच्चों वही हमें पी पाते हैं, वही हमारे पीने के लिए उपयोग में होता है। जो कौन कौन सा जल होता है? भूमिगत जल, मतलब जो जमीन के अंदर होता है, हमारे भूमि के अंदर, झीलों एवं नदियों का जल। तो 100% का सिर्फ 0.6% पानी ही हम उपयोग के लिए पी पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ये आपको यहाँ पे देखिए बना हुआ है खारा पानी। ये जो ब्लू कलर का जो है पूरा खारा पानी है और इतना हिस्सा जो है, थोड़ा सा हिस्सा मृदु जल है। ठीक है, मृदु जल है और मृदु जल में से भी थोड़ा सा हिस्सा ही हमारा भौम जल है। ठीक है, जो हम पानी उपयोग में लाते हैं या पीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बताया है जल चक्र के बारे में हमें पढ़ना है। जल चक्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। ये भी है निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। पृथ्वी पर जो जल की निरंतर उपलब्धता है बच्चों करोड़ों वर्षों से बनी हुई। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जल जो है वो करोड़ों वर्षों से जल
उपलब्ध हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया सम्मिलित रूप से जल चक्र का हम निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जल चक्र क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रम में के सही शब्द लिखें। तो बच्चों ये जो जल चक्र बनाया है इसमें ये दिया गया है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये हमें बताना है कि ये क्या है, क्या क्या है। और ये उल्टी सीधा लिखा हुआ है, इसको हमको सीधा लिखना है। ये उल्टा लिखा हुआ है क्रम है, हमको सीधा करना है। तो देखिए बच्चों, पहला है जम भौल लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है बच्चों, भौम जल, भौम जल है, ठीक है। तो भौम जल, देखिए भौम जल, पहला क्या है, भौम जल। भौम जल क्या है, पृथ्वी की सतह के नीचे की जल की उपस्थिति, ठीक है। पृथ्वी के नीचे जो जल होता है वो उपस्थिति को हम भौम जल कहते हैं, जो जमीन के नीचे पानी होता है, जिसे हम हैंड पाइप से, कुआं खोदकर या बोरिंग से हम उस पानी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों वाष्प, ठीक है। क्या है, वाष्प। वाष्प गैस और द्रव अवस्था के मध्य का रूप है, जिसमें पानी और गैस दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है बच्चों। जो पानी होता है वह धूप के गर्मी से वो भाप बनकर जो ऊपर जाता है वही वाष्प होता है, ठीक है। तीसरा है घनसन लिखा हुआ है। तीसरा का अर्थ है संघनन, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, जब पानी का भाप वापस पानी में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, ठीक है। जो पानी का जो भाप होता है बच्चों, जब वो दोबारा पानी बन जाता है तो उसे हम संघनन कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। पांचवा पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे देखिए चौथा दलबा, जो कि बादल है। क्या है, चौथा बादल। चौथा क्या है बच्चों, बादल। पांचवा है, देखिए उल्टे सीधे में लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, इसको हम सीधा करके, क्या है ये, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए बच्चों, पौधों में जब हम पानी डालते हैं या जल का वर्षा जब पौधों में जाता है तो पत्तियों से या पौधों से जो है वो छोटे छोटे गोल गोल जो है पानी के भाप जैसे उसके पत्तों पे बन जाते हैं, और वह जो अनावश्यक पानी यानी जो ज्यादा पानी है वो पौधों से बाहर निकाल जाता है, ठीक है। जो ज्यादा पानी है वो पौधों से बाहर निकल जाता है। जितना पानी उनको जरूरत है वो उतना उसको पोषण लेते हैं और पानी को बाहर निकालते हैं, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। और छठा है, देखिए उल्टा लिखा हुआ है, ये वर्षा है। क्या लिखा हुआ है, वर्षा। तो यहाँ देखिए किस तरह से जल चक्र बनता है। पहला भौम जल, ये देखिए पहला भौम जल। भौम जल क्या है, जो पृथ्वी के नीचे जल है, यानी ये जमीन है, मिट्टी है, और इसके नीचे क्या है, जमीन के नीचे पानी है, यह भौम जल है, ठीक है। भौम जल के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए जल है, नदी है, ठीक है, नदी है, और यहाँ ये सूरज की रोशनी से और सूरज से जो धूप आ रहा है बच्चों, उस धूप से ये पानी गर्म होकर भाप बनकर यानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है। सेकंड क्या है, वाष्प बनकर ये ऊपर जाता है। उसके बाद दूसरे के बाद तीसरा संघनन, ठीक है। तीसरा है क्या बच्चों, संघनन। जब पानी का भाप संघनन, फिर ये क्या करता है, ये बादलों में जाता है, ठीक है, और ये पानी का भाप जो है वापस पानी में बदल जाता है। उसके बाद ये जो भाप बन के जाता है बादलों में, और ये देखिए चौथा है, ये बादल बनता है, ठीक है। ये क्या है, बादल बनता है। चौथा बादल बनता है, और बादल से जो है ये पानी, ये पांचवा क्या, वाष्पोत्सर्जन। और यहाँ पे पेड़ों से जो है ये पानी ऊपर जाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। उसके बाद ये छठा वर्षा होती है। क्या होती है बच्चों, वर्षा होती है। तो सूरज की गर्मी से ये जो है भाप बन के ऊपर जाता है, और ये कंडेंस होकर जो है ये बादल बनता है, और पेड़ों से भी जो है वो वाष्पोत्सर्जन होकर ये बादल बनता है। उसके बाद वर्षा से ये पानी गिरता है और ये फिर इसमें पानी में ही आ जाता है। तो यहाँ से गर्म होते हुए उठता है ऊपर, बादल जनता है, और बादल बनकर पेड़ से भी ये बादल बनता है, और ये वर्षा होकर ये फिर से पानी में आ जाता है। यह हमारा जल चक्र है, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट इसमें ये पढ़ना है बच्चों, ये देखिए, भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत। भूमिगत जल क्या है बच्चों? जो जमीन के नीचे, भूमि के नीचे जो जल है वह भूमिगत जल है। ठीक है, तो देखिए भूमिगत जल जो है उसमें एक है जो भौम जल स्तर। भौम जल स्तर किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, जो वर्षा का पानी होता है जो मिट्टी में नीचे रिस कर वो जमीन के अंदर जाता है, और जो जमीन के अंदर जो चट्टान होती है, मिट्टी होती है, जो दरार होते हैं, ये वर्षा का जल उसमें भर जाता है। ठीक है, और जिस स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत जो होती है, जो जल की जो ऊपरी परत होती है उसे हम भौम जल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है। तो अलग अलग जगह पे, जैसे किसी जगह पे अगर हम 50 फीट अगर खोदते हैं तो पानी मिल सकता है, किसी जगह पर हम 100 फीट पर पानी मिलता है, किसी जगह पर अगर हम 150 फीट गड्ढा खोदते हैं तो पानी मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर जो भौम जल का स्तर है वह अलग अलग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है भौम जल, जलभर तथा भौम जल स्तर। देखिए बच्चों, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। वर्षा जल, नदी का जल और झीलों का जल जो है रिसकर भूमि के अंदर रिक्त स्थानों और दरारों में भर जाता है। ठीक है, वह रिसकर पानी अंदर जाता है। इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। ठीक है, भौम जल जो है वो वर्षा के जल से, नदी नालाबों के जल से कहाँ रिसकर चला जाता है बच्चों? मिट्टी से रिसकर जमीन में चला जाता है। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जल भर कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो वर्षा का जल है जो नीचे रिसकर जाता है, तो जमीन को हम जब खोदते हैं तो बहुत सारी चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारा चट्टान होता है, मिट्टी होता है, उसमें बहुत जगह जो है वो बच्चों खाली होता है। क्या होता है? चट्टानों के बीचों में बहुत जगह खाली होता है और यहाँ पर पानी जाकर भर जाता है और इसको हम जल भर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौम जल स्तर का गिरना। भौम जल स्तर क्या होता है बच्चों? मैंने अभी बताया आपको कि पानी जहां उपलब्ध होता है जमीन को गड्ढा करने पे या खोदने पे वह भौम जल स्तर होता है, लेकिन पानी का ज्यादा उपयोग होने से जो भौम जल का स्तर है वह अब धीरे धीरे और नीचे जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए कि जिस जगह पे रहते हैं वहां 100 फीट गड्ढा खोदने पर पानी मिलता था, लेकिन 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले 100 फीट गड्ढा खोदते थे तो पानी मिल जाता था, लेकिन 10 साल के बाद आज की डेट में जहां हम रहते वहीं अगर हम गड्ढा खोदते हैं पानी के लिए तो वह हमें 200 फीट अंदर नीचे मिलता है। तो ये जो भौम जल का स्तर है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? गिरता जा रहा है। और इसका कारण क्या है? जनसंख्या, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, आबादी बढ़ गई है। आबादी बढ़ने की वजह से ज्यादा लोग पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, बहुत ज्यादा फैक्ट्री लग रहा है, उसका जो व्यापार हो रहा है जिसमें पानी का बहुत खपत होता है, कृषि, वनारोपण। ठीक है, तो ये सारी कारणों की वजह से जल ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करते हैं, जल ज्यादा से ज्यादा, और कई जगह पे तो लोग जल को बर्बाद करते हैं। तो इस वजह से जल का स्तर जो है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जल प्रबंधन के लिए हमको, तो जैसे हम जल जो बर्बाद हो रहा है उसको हम जल प्रबंधन हमें करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा बच्चों? जल प्रबंधन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ परिणाम दिए हुए हैं। जल संसाधन भूमि पर तालाब, नहर से उपलब्ध है। तो जल जो है वो पृथ्वी पर तालाब, नहर से उपलब्ध है हमारे पास। भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से काफी निकट है, भौम जल की उपलब्धता काफी नीचे। तो ये कुछ परिणाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, बिहार में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को रंगीन कीजिए। ठीक है, तो बहुत जगह स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत जगह कम वर्षा होती है। जैसे बिहार का सर्वाधिक क्षेत्र जो है, जो बारिश से होता है, बारिश होती है, वह किशनगंज है। और उसके अलावा मधेपुरा, मधुबनी, ये सब जो जगह है, रोहतास, जहानाबाद, ये सब जो क्षेत्र हैं जिला, यहाँ सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है,
जल प्रबंधन, इसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट बच्चों, जल प्रबंधन किसे कहते हैं। तो जल प्रबंधन का अर्थ होता है बच्चों कि जल को यानी हम पानी को किस तरह से प्रबंध करें कि कम से कम पानी बर्बाद हो। ठीक है, वर्षा जल जो होता है वह सबसे परम स्रोत है जल का। हमको जो जल मिलता है बच्चों वो वर्षा का जल ही हमारा परम स्रोत है। ठीक है, तो हमारे बताया गया है इसमें कैसे कैसे आप जल को प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है ड्रिप बूंद सिंचाई, नूल कपों से जल के पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पे जल की खपत कम होती है। तो जैसे जब हम पेड़ पौधों में पानी डालते हैं या खेतों में पानी डालते हैं या बगीचे में पानी डालते हैं, तो अगर हम ड्रिप बूंद सिंचाई से अगर उसकी सिंचाई करेंगे तो वो पानी उसके जड़ों में डायरेक्ट जाएगा और अत्यधिक पानी बर्बाद नहीं होगा। दूसरा है नलकूप से जो पानी हम खेतों में डालते हैं वह अगर हम पाइप के द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करें तो पानी कम बर्बाद होगा। ठीक है, जल अगर पृथ्वी पर नहीं होगा तो जल की जो हमारी जो हरियाली है बच्चों वो खत्म हो जाएगी और न पेड़ जीवित रहेंगे, और जब पेड़ जीवित नहीं रखेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और इस तरह से हमें पृथ्वी पर जीना हमारा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हमारा बच्चों आता है टॉपिक जंगल। ठीक है, जंगल के बारे में हमें पढ़ना है। तो जंगल के बारे में जो हमें पढ़ना है बच्चों, ये हमें जानना है कि जंगल में बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं और जंगल में बहुत तरह के पेड़ पौधे और कई तरह के जीव जंतु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है जंगलों में कई तरह के जीव जंतु, बाघ, हिरन, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे भी पाए जाते हैं। जंगल की जो संपदा होती है बच्चों, जीव जंतु होते हैं, तो सरकार ने बहुत सारे जंगल को क्या किया है, आरक्षित घोषित कर दिया। आरक्षित घोषित कर दिया है मतलब उस जंगल को आप वहां के जंगल को काट नहीं सकते। ठीक है, वहां के वनों को आप काट नहीं सकते, वो आरक्षित है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य टाइगर संरक्षण के लिए। ठीक है, वैशाली जिले के बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले में भीमबंध अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। क्या है बच्चों, बिहार के प्रमुख जंगल हैं। ठीक है, तो जो हमारे जंगल हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह चाहे ऑक्सीजन की दृष्टि से, जो वनों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ पौधों से हमें जीवित रहने के लिए, अच्छी बारिश होने के लिए, और बहुत सारे हमें औषधीय पेड़ मिलते हैं, जो जड़ी बूटी मिलती है, फल फूल, बहुत कुछ वन से हमें लाभ और उत्पाद मिलता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतु हम चिड़ियाघर में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यह इसमें दिया हुआ है, चिड़ियाघर में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हिमालय की ऊंची पहाड़ों पर चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। किसके वृक्ष मिलते हैं, चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। और उत्तरी बिहार में बच्चों साल और सागवान के पेड़ मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, उत्तरी बिहार में साल और सागवान के पेड़ मिलते हैं। ठीक है, बहुत जगह जो है पलाश के भी पेड़ मिलते हैं। पलाश एक तरह का ऐसा पेड़ होता है जिसमें 3 तरह के फूल होते हैं। ठीक है, पीला, गुलाबी और नारंगी, और इससे हम प्राकृतिक रंग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आइए बच्चों, दिया है जंतुओं का नाम, पौधों के नाम। जंगल में पाए जाने वाले, तो जंगल में पाए जाने वाले जंतु कौन कौन से हो गए, शेर, बाघ, हिरन। ठीक है, पौधों के नाम, हमें पौधों के नाम लिखने हैं, तो हम बहुत सारे पौधों के नाम लिख सकते हैं। क्या क्या पौधा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, आम का पेड़ हो सकता है, और जो है शीशम का पेड़ हो सकता है। तो यहाँ हमें पौधों के, पेड़ों के नाम लिखने हैं। फिर आइए, जैसे गोंद का पेड़ हो सकता है, गोंद का पौधा होता है, पेड़ होता है, वो हम जंगल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके बाद है बच्चों औषधीय पेड़ पौधे, इमारती लकड़ी देने वाले पेड़। ठीक है, औषधीय पेड़ पौधों के बारे में लिखना है। औषधीय पेड़ कौन कौन से होते हैं बच्चों, औषधीय पेड़ वह होते हैं जिन पेड़ों से बीमारियों में उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, औषधीय पेड़ वह होते हैं जो बीमारी में उनका इलाज किया जाता है। तो औषधीय पेड़ में देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट्स।
अमलतास, ठीक है। ये अमलतास में जो है एक पौधा होता है जिसमें पीला फूल होता है, ठीक है। उसका जो अमलतास का जो तने का छाल होता है उसे कच्चा चबाया जाता है, ठीक है। इसमें पेट दर्द में हमें राहत मिलती है। दूसरा है अर्जुन, ठीक है। तीसरा है कचनार। कचनार के जो पेड़ होते हैं जड़ों को पानी में घोलकर और पीसकर उसका लेप जोड़ों के दर्द में लगाया जाता है। किसने लगाया जाता है बच्चों? जोड़ों के दर्द में, ठीक है। और अर्जुन का जो पेड़ होता है वो दिल की बीमारी के लिए उसका जो औषधि काम आती है। उसके बाद जामुन का पेड़ होता है जिसके जो पत्तों को पीसकर अगर मुंह में छाले हो जाते हैं तो उनके पत्तों को पीसकर मुंह में रखा जाता है जिससे छालों में राहत मिलती है, ठीक है। तो ये और ये दोनों आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वन में खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है बच्चों? देखिए, बहुत सारे जो स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, मृत पोषी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। मांसाहारी जो मांस खाता है, शाकाहारी जो मांस नहीं खाता और पेड़ पौधे और फल फूल खाता है, ठीक है। सर्वाहारी जो दोनों खाता है। देखिए बच्चों, स्वपोषी होता है जो अपना खाना खुद भोजन करते हैं। परपोषी दूसरों पे आश्रित होकर जो करते हैं, परपोषी उसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वन में खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। उदाहरण के लिए छोटे छोटे मेढक जो हैं वो छोटे छोटे कीट खाते हैं और सांप मेढक को खाता है और गरुड़ सांप को खाता है। तो यही खाद्य श्रृंखला होती है। जैसे कीट जो है घास को खाता है, मेढक कीट को खाता है, सांप मेढक को, गरुड़ घास, हिरण, बाघ, ठीक है। हिरण क्या खाता है? घास खाता है और बाघ हिरण को खाता है। तो इस क्रम को जो है बच्चों खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और वन में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। अगर खाद्य श्रृंखला में से बच्चों एक भी श्रृंखला को हटा दिया जाएगा तो पूरी खाद्य श्रृंखला जो है वो श्रृंखला प्रभावित हो जाती है, वो खराब हो जाती है, ठीक है। वन की मिट्टी। देखिए बच्चों, जंगलों में जो है बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। आम का पेड़, लीची का पेड़, अशोक का पेड़, नीम का पेड़, बहुत सारे। तो जो पेड़ होते हैं बच्चों, उनके पत्ते जो हैं वो मुरझा कर एक सीजन में आता है जब सारे पत्ते जो हैं, ढेर सारी सूखी पत्तियां जो है जमीन पे परत के रूप में देख सकते हैं। क्या जमीन पे वो सारी पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है। तो जो पत्तियां गिर जाती हैं बच्चों, वहां छोटे छोटे जीव होते हैं ऐसे, जो हम कुछ जीव को तो हम आंख से देख सकते हैं लेकिन कुछ जीव को हम आंख से देख नहीं सकते, जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीव, जिसे हम देख नहीं सकते। तो इतने छोटे छोटे जीव जो होते हैं इसको सड़ा देते हैं। जितनी भी पत्तियां इसको सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? ह्यूमस बनाते हैं। ये ह्यूमस कौन बनाते हैं? सूक्ष्म जीव बनाते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हम आंख से देख नहीं सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या लेंस से देखना पड़ता है। ये सूक्ष्म जीव जो हैं बच्चों अपघटक कहलाते हैं। अपघटक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सड़े हुए पेड़ पौधों जानवरों पर क्रिया करके इसको अपघटित कर देते हैं और अपघटित करके क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। और यह ह्यूमस जो है बच्चों, सूखे जो है वह जो है पौधों की पोषण में सहायक होते हैं। किस में सहायक होते हैं बच्चों? पौधों की पोषण में। मिट्टी में जब ह्यूमस होता है तो वह पौधों को पोषण देता है, जो बहुत ही जरूरी है पर्यावरण के लिए, और इससे खाद्य श्रृंखला जो है पूरी होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजन जंतु, कार्बन डाइऑक्साइड पादप। ये क्या है हमें समझना है। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों? ये मैंने आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, फिर मैं एक बात बताती हूँ आपको। जो पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो सूरज की रोशनी में पानी की सहायता से क्या करते? अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। वह ऑक्सीजन क्या करते हैं बच्चों? जंतु उसे लेते हैं। जैसे हम लोग भी एक तरह के प्राकृतिक जंतु हैं, तो जितने भी जंतु हैं वह ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है।
जंतु क्या करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर पेड़ पौधे उसे लेते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यह प्रक्रिया और यह चक्र चलता रहता है, और इसका संतुलन जो है वायुमंडल में बना रहता है। ठीक है, जल चक्र के बारे में हमने बच्चों जान लिया। वन में जीव जंतु आश्रय भोजन पोषण प्रदान करके सब पादपों को पनपने वृद्धि की अवसर प्रदान करते हैं। तो वन में जो जीव जंतु होते हैं बच्चों, वो जो है वन में ही रहते हैं। आश्रय मतलब वन में वो रहते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उनको पोषण मिलता है, वन से ही उनको पोषण मिलता है। तो वर्षा जल जो है बच्चों, वो वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों की दानों में होकर फुहारों की भौमजल रूप में पृथ्वी पर आता है। वर्षा जल जो है, वन के क्या क्या लाभ होते हैं, तो देखिए बच्चों, वन भू अप्रदन को रोकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। भू अप्रदन क्या होता है बच्चों, भू अप्रदन होता है जैसे मिट्टी का जो मिट्टी जो है वो हटने लगती है, तो वन जो है वो मिट्टी को जोड़कर बना कर रखते हैं। ठीक है, तो वन, इसे ही हम वन भू अपरदन कहते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हुआ, यहाँ पे हमने सीखा है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अभ्यास है। तो हमने वन, जल और जंगल के बारे में क्या क्या पढ़ा, जल चक्र के बारे में पढ़ा, खारा पानी, मृदु जल किसे कहते हैं, वन श्रृंखला किसे कहते हैं, तो ये सब हमने आज पढ़ लिया। इसके बाद अभ्यास है बच्चों। ठीक है, तो वर्षा पहला क्या है, निम्नलिखित कथन सत्य है या अथवा असत्य हमें बताना है। पहला वर्षा जल का चरम स्रोत है। हाँ, सत्य। वर्षा ही जल का क्या है बच्चों, चरम स्रोत है। चरम स्रोत का मतलब हमें पानी जो है वह वर्षा के जल से ही प्राप्त होती है। दूसरा है नदियों को जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन, ये असत्य है। खेतों में सिर्फ नदी का ही जल नहीं होता है, बोरिंग का भी पानी होता है, हैंड पाइप का पानी होता है, उसके बाद नलकूपों का पानी होता है। ठीक है, उससे भी हम सिंचाई करते हैं। है जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। असत, ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में ही जल की कमी नहीं है, बल्कि शहरों में भी जल की बहुत कमी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भौम जल प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भौम जल प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं लिखी हूँ बच्चों, लिखने में दिक्कत होगा इसलिए मैंने इसे कॉपी में लिख दिया है। भौम जल प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल और हैंडपंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्यूबवेल और दूसरे वाले में हैंडपंप। भौम जल प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल तथा हैंडपंप का उपयोग होता है। जल की तीन अवस्थाएं। ठीक है, कौन कौन सी जल की तीन अवस्थाएं होती हैं बच्चों, ठोस, द्रव, वाष्प। ठोस क्या होता है बच्चों, बर्फ। द्रव क्या होता है, जल। और वाष्प मतलब जो गैस जो होता है वो वाष्प। वाष्प किस रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। है भूमि की जल धारण करने वाली परत भौम जल स्तर कहलाती है। ठीक है, वन से हमें औषधीय पौधे एवं इमारती लकड़ी का लाभ होता है। ये होगा। ठीक है, क्या, इमारती लकड़ी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, वन में क्षयवान पत्तियों और जंतु मिट्टी को समृद्ध करते हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मिट्टी। ठीक है, सूक्ष्मजीवों द्वारा मृत पदार्थों पर क्रिया से ह्यूमस बनता है। क्या बनता है, ह्यूमस। तो क में ट्यूबवेल, हैंडपंप, ख ठोस, द्रव, गैस, ग भौमजल स्तर, घ औषधीय पौधे, इमारती लकड़ी, च मिट्टी, छ ह्यूमस। तो मैंने यहाँ पे लिखने में दिक्कत होता है, छोटा छोटा लिखना पड़ता है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने इसे कॉपी में लिखा हुआ है। आप लोग इससे कॉपी में लिख सकते हैं। पहला वाले का क सत्य, ख असत्य, ग असत्य। ठीक है, अब आइए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तीसरा 3 से लेकर 9 तक के प्रश्न है, उसको मैंने यहाँ हल किया है, लिखा है नोट्स। आप इसको, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ आंसर, और आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
तीसरा प्रश्न है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो उत्तर है, वर्षा का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा चट्टानों के ऊपर और दरारों में भर जाता है। इस प्रकार भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। चौथा प्रश्न है, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो इसका उत्तर है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण विभिन्न मानव गतिविधियों के लिए पानी की मांग अधिक बढ़ गई है। ठीक है। वनों की कटाई ने वन आवरण के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है। इससे भूजल को प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रक्रिया को विचलित कर दिया है। औद्योगिकीकरण और कृषि गतिविधियों में पानी की मांग बढ़ गई है। तो पानी का भौमजल का स्तर क्यों गिर गया है बच्चों? एक तो जनसंख्या है, दूसरा औद्योगिकीकरण है और वनों की कटाई है। औद्योगिकीकरण मतलब जो फैक्ट्री वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है। पांचवा, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे? बगीचे के पानी के उपयोग के लिए उत्तर, बगीचे के पानी के उपयोग के लिए ड्रिप बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे। इससे इस्तेमाल से कम पानी बर्बाद होगा। दूसरा, इसी प्रकार नलकूपों के जल का पाइप द्वारा बगीचे में ले जाकर उपयोग करेंगे, जिससे जल की खपत कम होगी। ठीक है। छठा प्रश्न है, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन से उत्पाद हैं बच्चों? औषधीय उत्पाद, जिससे औषधि बनती है, बहुत सारे जड़ी बूटियां होते हैं। ईंधन लकड़ी, जो खाना बनाने के लिए ईंधन हम लकड़ी का यूज करते हैं, वो ईंधन लकड़ी। इमारती लकड़ी कौन कौन से हो गए बच्चों? जैसे सागवान की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, जिससे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है। मसाले हमें वनों से ही प्राप्त होते। मसाले अनिवार्य तेल, गोंद, चारा, बांस, फल, फूल, रेशा, रेशम, शहद आदि ये सारे उत्पाद हैं जो हमें वन से प्राप्त होते हैं। 7वां प्रश्न, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। वन कई प्रकार के जीव जंतु की आवास हैं। उत्तर, ठीक है, वन में अनेक खास श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी में परस्पर संबंध होता है एवं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वनों में मरे हुए जीव जंतु भी सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं, जो अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। 8वां प्रश्न, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों में किस प्रकार सहायक है? वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीर को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ह्यूमस पौधों के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है। ये आपका 8वां का उत्तर। 9वां प्रश्न, लास्ट, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। देखिए, तो उत्तर क्या है बच्चों? वृक्ष हरे रंग के होते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जंतुओं द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है। दूसरा, श्वसन के दौरान पशु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2 और कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं हम लोग CO2। ठीक है। तो यहाँ मैंने, और इस उत्तर के साथ ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। ऑक्सीजन, ठीक है, जंतु क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पादप कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और इस तरह से संतुलन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का बना रहता है। तो बच्चों, ये आपके नोट्स हो गए। 9वां प्रश्न, ये 8वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, और इस तरह से पूरा आपका ये नोट्स हो गया। आप इसको जरूर लिख लीजिए, अपने कॉपी में इसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है।